दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे प्रांतीय राज को। ठीक है, तो पिछला वीडियो में हम लोग देखे जौनपुर को और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे मेवाड़ क्षेत्र को। ठीक है, आपको बता भी दिए कि हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं वो ऐसा क्षेत्र है, ऐसा प्रांतीय राज्य है जो न बहमनी साम्राज्य से मिला हुआ था, न विजयनगर साम्राज्य से मिला हुआ था, न दिल्ली सल्तनत से मिला हुआ था। मतलब भारत का ही क्षेत्र था, लेकिन स्वतंत्र पूर्वक था। ठीक है, तो वो सब दिल्ली विजयनगर बहमनी तो हम लोग पढ़ चुके थे, उनके अंतर्गत जो जो प्रांत थे। अब हम लोग जो बचा हुआ क्षेत्र है, भारतीय क्षेत्र जो स्वतंत्र रूप से था, उनके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। जैसे पिछला वीडियो में आप लोग को जौनपुर के बारे में चर्चा किए, इस वीडियो में मेवाड़ के बारे में चर्चा करेंगे। आगे होगा तो मालवा या खानदेश और भी जो एक दो कश्मीर जो जो बच जाते हैं उनके बारे में चर्चा कर लेंगे, ताकि आपको पूरा भारतीय क्षेत्र जो है कवर हो जाए और छूटे भी नहीं। तो आज दोस्तों हम लोग बात करते हैं मेवाड़ क्षेत्र का। ठीक है, तो मेवाड़ का नाम आप लोग भली भांति जो है परिचित होंगे मेवाड़ से। नहीं होंगे मेवाड़ से तो महाराणा प्रताप से जरूर आप लोग परिचित होंगे। ठीक है, नहीं होंगे तो भी हम लोग यहाँ अब जानने का कोशिश करते हैं कि मेवाड़ कहाँ है। पहले तो जानिए ये मेवाड़ क्षेत्र कहाँ स्थित है। मेवाड़ जो है ये राजस्थान में स्थित है। ठीक है, अभी फिलहाल 4 जिलों को मिला करके जो है एक मेवाड़ क्षेत्र बना हुआ है। ठीक है, तो चारों जिलों को जो है आपको यहाँ मैप शो कर देंगे हम। चारों जिलों को मिला करके मैप में देख लीजिएगा कि मेवाड़ क्षेत्र कैसे है। तो ये राजस्थान का ही एक क्षेत्र है। ठीक है, जिसके अंतर्गत जो है राजस्थान के अंतर्गत जो है 19 रियासत होते थे। उन्हीं 19 रियासतों में एक मेवाड़ रियासत होता था। ठीक है, जो कि वर्तमान में 4 जिलों को मिला करके एक मेवाड़ क्षेत्र बनता है। तो मेवाड़ कहाँ की क्षेत्र है? ये राजस्थान के क्षेत्र है। और उस समय राजस्थान में 19 रियासत होते थे। उन्हीं 19 रियासतों में एक रियासत मेवाड़ है। ठीक है, तो अब जानते हैं हम लोग कि मेवाड़ का नाम कैसे आया, मेवाड़ पड़ा कैसे। तो दोस्तों 566 ईस्वी के लगभग जो है यहाँ मतलब पता चला कि यहाँ जो है मेव जनजाति के लोग अधिक रहते थे। बाहुल्य संख्या थी, बहुत ही अधिक संख्या थी। मेव बोलिए या मेर जनजाति बोलिए, तो अधिक पाए जाने के कारण जो है इस क्षेत्र का नाम मेवाड़ पड़ा था। ठीक है, तो अब हम लोग जानते हैं तो यह एक जो है राजपूताना राज्य था। मतलब यहाँ राजपूत जो थे यहाँ शासन करते थे। तो अब हम लोग जानते हैं मेवाड़ के अगला, मेवाड़ में जो है किस वंश का शासक था। ठीक है, मेवाड़ में जो है गहलोत वंश का शासक था। ठीक है, गहलोत बोलिए या गुहिल वंश बोलिए या सिसोदिया वंश बोलिए, तीन, इसको गहलोत राजवंश बोलिए या गुहिल राजवंश बोलिए या सिसोदिया वंश बोलिए, तीनों एक ही है। तो मेवाड़ पे यदि आपको क्वेश्चन पूछे कि यहाँ किस वंश का शासक था, तो गुहिल वंश बोलिए या सिसोदिया वंश बोलिए या गहलोत राजवंश बोलिए। ठीक है, यह जो है गहलोत राजवंश या गुहिल राजवंश ये संसार का सबसे प्राचीन राजवंश है। ठीक, क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे प्राचीन राजवंश कौन है, तो गहलोत वंश बोलिए या गुहिल वंश बोलिए या सिसोदिया वंश बोलिए। तो ये 566 ईस्वी के समय का ही यहाँ ये गहलोत राजवंश की स्थापना हो गई थी। गहलोत राजवंश यहाँ शासन करने लगा था। अब बात करते हैं 566 ईस्वी के समय, तो यह एक प्राचीन राजवंश था। संसार का सबसे प्राचीन राजवंश ये गहलोत राजवंश ही था। और उस समय जो है मेवाड़ की राजधानी जो है नागदा पड़ती थी। ठीक है, उस समय राजधानी नागदा पड़ती थी। अब हम लोग आगे देखते हैं, गहलोत राजवंश की बात करें तो यहाँ गहलोत राजवंश के समय जब बप्पा रावल शासक थे, गहलोत राजवंश में बप्पा रावल शासक थे, तो वहां 8वीं शताब्दी में जो है इन्होंने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। ठीक है, रावल जो है मेवाड़ क्षेत्र में जो है एक पीछे
मतलब टाइटल लगता था, ये रावल होता था। तो ये बप्पा रावल जो है 8वीं शताब्दी में जो है चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। अब चित्तौड़ और मेवाड़ में देखिए, चित्तौड़ एक दूसरा जगह है, मेवाड़ एक दूसरा जगह है, लेकिन है राजस्थान का क्षेत्र। ठीक है, जिस तरह आप उत्तर प्रदेश बोलिए और लखनऊ बोलिए, तो आसपास का ही क्षेत्र है चित्तौड़ और मेवाड़। तो पहले क्या बताए कि पहले मेवाड़ की राजधानी नागदा थी, लेकिन गहलोत वंश के शासक बप्पा रावल ने 8वीं शताब्दी में जो है चित्तौड़ पर अपना अधिकार कर लिया, अपने अंदर कर लिया, मतलब मेवाड़ में मिला लिया। और बप्पा रावल ने क्या किया, ठीक है, इसने अरब आक्रमणकारियों को सफलतापूर्वक रोका। अरब आक्रमणकारी यही 712 ईस्वी के, ये देखिए, मतलब 700 से लेकर के 799 ईस्वी तक 8वीं शताब्दी रहता है। तो आपको बताए थे कि इसी समय जब यहाँ बप्पा रावल शासक थे मेवाड़ क्षेत्र में, तो 712 ईस्वी के समय बताए थे कि मोहम्मद बिन कासिम जो है भारतीय क्षेत्र पर हमला किया था, और उसी समय शासक थे यहाँ बप्पा रावल मेवाड़ क्षेत्र के। और ये बप्पा रावल जो है अरब आक्रमणकारियों से जो है ये सफलतापूर्वक बचाया था मेवाड़ क्षेत्र को। ठीक है, तो ये बप्पा रावल की बात हो गई। ठीक है, आगे देखते हैं, दूसरा शासक यहाँ आ जाता है मेवाड़ में, जय सिंह। ठीक है, जय सिंह से आप लोग भली भांति परिचित होंगे। तो जय सिंह के बारे में आप लोग को कहीं कहीं यहाँ जय क्षेत्र सिंह भी देखने को मिलेगा, कहीं कहीं कोई बुक में। तो इससे घबराइएगा नहीं, जय क्षेत्र सिंह या जय सिंह एक ही नाम है। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, तुर्कों के आक्रमण को रोका था। आपको बताए थे अरब आक्रमण हुआ था, उसके बाद तुर्क का आक्रमण हुआ था। तो दूसरा शासक जो जय सिंह होता है, ये तुर्कों के आक्रमण को रोका था, और बप्पा रावल जो है ये अरब आक्रमणियों को रोका था। जय सिंह के शासनकाल में इल्तुतमिश ने नागदा पर आक्रमण करके इसे नष्ट कर दिया। नागदा जो कि पहले आपको बताए थे कि मेवाड़ की राजधानी होती थी नागदा, तो यह जय सिंह के शासनकाल में इल्तुतमिश ने जो है नागदा पर आक्रमण करके इनको नष्ट कर दिया, मतलब मेवाड़ का जो राजधानी होता था उसको नष्ट कर दिया था। ठीक है, कौन, इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश जब दिल्ली सल्तनत पर हारे होंगे, तो आपको बताए थे कि इल्तुतमिश किस वंश का शासक था, गुलाम वंश का, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश। वही इल्तुतमिश जो है फिर जो है मेवाड़ पे हमला करता है, और नागदा जो मेवाड़ की राजधानी होती थी उसको आक्रमण करके उनको नष्ट कर देता है। ठीक है, तो जब नागदा को नष्ट कर देता है, तो फिर से जो है ये जयसिंह जो है राजधानी चेंज करके नागदा का चित्तौड़ कर देता है। चित्तौड़ जो बप्पा रावल 8वीं शताब्दी में जीता था चित्तौड़ क्षेत्र को, वहीं चित्तौड़ राजधानी चेंज कर देता है नागदा से। ठीक है, अब तो चित्तौड़ राजधानी चेंज कर दिया, अब तो चित्तौड़ राजधानी बन गया। अब देखिए बात आती है इल्तुतमिश गुलाम वंश के बाद आपको बताए थे कि अलाउद्दीन खिलजी जो है, अब खिलजी वंश का शासक थे अलाउद्दीन खिलजी, जो 1303 ईस्वी में जो है ये चित्तौड़ पर अटैक कर देता है। गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश तो नागदा पर आक्रमण करके नष्ट कर दिया, फिर जो है ये जयसिंह इनको चित्तौड़ को राजधानी बनाए। अब जो है अलाउद्दीन खिलजी जो कि दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश के शासक है, ये 1303 ईस्वी में जो है चित्तौड़ पर अटैक कर देते हैं। यही अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन का भतीजा जो था अलाउद्दीन खिलजी, ये चित्तौड़ पर अटैक कर देते हैं। और चित्तौड़ के राजा उस समय रहते हैं राणा रतन सिंह। ठीक है, राणा रतन सिंह। ठीक है, और राणा रतन सिंह को क्या होता है कि यह अंततः जो है इनको आत्मसमर्पण करना पड़ता है जो है, और चित्तौड़ को हार जाते हैं। तो राणा रतन सिंह आत्मसमर्पण कर देते हैं। तब फिर क्या करते हैं अलाउद्दीन खिलजी, चित्तौड़ को क्या करते हैं, चित्तौड़ जो है चित्तौड़ में अब इसका एक प्रशासक होता है अलाउद्दीन खिलजी का, खिज्र खां। ठीक है, खिज्र खां के अंडर सौंप देता है चित्तौड़ क्षेत्र को, और खिज्र खां वहां शासन करने लगते हैं। ठीक है, और अलाउद्दीन खिलजी तो दिल्ली सल्तनत में और चित्तौड़ पे
खिज्र खां शासन करने लगते हैं। बाद में खिज्र खां के ही नाम पर जो है इस चित्तौड़ का नाम खिजराबाद पड़ता है। खिजराबाद, जी, चित्तौड़ का नाम ही खिजराबाद पड़ता है। किसके नाम पर? खिज्र खां। ये अलाउद्दीन खिलजी का प्रशासक होते हैं। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी खिज्र खां को चित्तौड़ सौंप के जाता है। अब देखिए कि खिलजी वंश के पतन के बाद राजनीतिक अवस्था का लाभ उठाकर हम्मीरदेव ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। ये अब हम्मीरदेव कौन था? अगला शासक था हम्मीरदेव, ठीक है, मेवाड़ का। ठीक है, मतलब चित्तौड़, चित्तौड़ बोलिए, मेवाड़ बोलिए, मेवाड़ का ही क्षेत्र था चित्तौड़, जो की राजधानी था। तो खिलजी वंश जैसे ही समाप्त हुआ था दिल्ली सल्तनत में, तो उसी समय जो है राजनीतिक अवस्था का लाभ उठाकर हम्मीरदेव क्या किया? चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। ठीक है, और हम्मीरदेव के बाद अगला शासक आते हैं मुगल। ठीक है, यहाँ फिलहाल हम लोग उतना पूरे डिटेल से चर्चा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यदि मेवाड़ पढ़ने लगे तो कम से कम 2 से 3 घंटा का वीडियो बनेगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग देखिए कहीं भी पढ़ेंगे तो इतना ही जरूरी पड़ेगा। यदि राजस्थान पीसीएस को पढ़ेंगे तो हमको जरूरी पड़ेगा पूरा डिटेल से पढ़ने का, लेकिन हम लोग राजस्थान पीसीएस नहीं पढ़ रहे हैं, स्टेट पीसीएस पढ़ रहे हैं, जो कि हमको सब क्षेत्र में जरूरी है। लेकिन यदि हम राजस्थान पीसीएस का तैयारी करते तो पूरे हमको ये राजस्थान का मेवाड़ क्षेत्र पड़ता है, तो पूरे डिटेल से जानना पड़ता। ठीक है, हम लोग राजस्थान पीसीएस का नहीं दे रहे हैं। यदि राजस्थान पीसीएस के लिए आप लोग वीडियो लेना चाहते हैं तो जो भी राजस्थान पीसीएस देंगे वो कमेंट में कर सकते हैं, तो राजस्थान पीसीएस हम अलग से पढ़ाएंगे दोस्तों। अब देखिए यहाँ ये टॉपिक पे, तो हम्मीरदेव के बाद अगला शासक आता है मुगल, और यह 1420 से लेकर के 1433 ईस्वी तक शासन करता है मेवाड़ पे मुगल। यह शक्तिशाली एवं कला प्रेमी शासक होता है। कला में प्रेम होता है मुगल को, और ये शक्तिशाली शासक होता है। इनके समय जो है ये कुछ व्यक्तियों को जो है राजकीय संरक्षण दिए थे, जैसे प्रसिद्ध शिल्पकार और प्रसिद्ध कविराज जो होते थे उनको राजकीय संरक्षण दिए थे। प्रसिद्ध शिल्पकार में कौन कौन थे? माना, फन्ना और विशाल। इनको नाम याद रखिएगा, नाम इसका याद रखिएगा, पूछता है। माना, फन्ना और विशाल जो प्रसिद्ध शिल्पकार थे, मुगल इनको संरक्षण दिए थे। और प्रसिद्ध कविराज में हम जानते हैं वाणी विलास और योगेश्वर। वाणी विलास और योगेश्वर 2 प्रसिद्ध कविराज थे जो मुगल इनको संरक्षण दिए थे। ठीक है, अब हम जानते हैं मुगल के बारे में। इन्होंने क्या निर्माण कराया? यह जो है एकलिंग मंदिर का निर्माण कराया था। ठीक है, मतलब एकलिंग निर्माण नहीं, एकलिंग मंदिर का जो है पुनरुद्धार कराया था। पुनरुद्धार मतलब क्या कि मंदिर का जो है बाउंड्री वाल कराया था। कौन? ये मुगल, एकलिंग मंदिर का। इसके बाद इन्हीं का पुत्र आता है मुगल का राणा कुंभा। तो अगर हम लोग आगे देखते हैं राणा कुंभा के बारे में, देखिए क्या मुगल के बाद गद्दी पर कौन बैठता है? राणा कुंभा। ठीक है, राणा कुंभा से भली भांति आप परिचित होंगे, तो देख भी लेते हैं। तो ये मुगल इनके पिता होते हैं राणा कुंभा के। ठीक है, मुगल का पुत्र राणा कुंभा। तब मुगल के बाद गद्दी पर बैठे राणा कुंभा, और ये जो है 1433 से लेकर के 1460 ईस्वी तक शासन करते हैं राणा कुंभा। ठीक है, यहाँ क्या होता है कि मुगल का हत्या हो जाता है। हत्या कौन करता है? इनके हत्यारे रहते हैं महापा पनवार। ये महापा पनवार जो है राणा कुंभा के पिता, मतलब मुगल का हत्या कर देते हैं। तो होता क्या है कि राणा कुंभा अब जो है हत्यारा को खोजने लगता है। ये हत्यारा महापा पनवार क्या करता है? ये भाग करके आ जाता है मालवा। ठीक है, मालवा आ जाता है। अब राणा कुंभा इसको खोजने लगते हैं कि मेरे पिताजी को कौन मार दिया, उसको छोड़ेंगे नहीं। ये आके चलाता है मालवा। तो राणा कुंभा को खोजते खोजते पता लगता है कि ये जो है ना मेरे पिताजी का हत्या करके भाग गया मालवा। इसको जैसे पता चलता है राणा कुंभा को तुरंत संदेश पहुंचवाता है मालवा के राजा जो होते हैं। मालवा के राजा होते हैं महमूद खिलजी। ठीक है, ये खिलजी से ये मत समझ लीजिएगा कि ये खिलजी वंश का है। तो खिलजी टाइटल लगा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि खिलजी ही वंश से होगा। तो महमूद खिलजी ये खिलजी वंश से नहीं था। ठीक है,
तो राणा कुंभा संदेश भेजवाता है महमूद खिलजी को कि देखो मेरे पिताजी को जो है मेरे पिताजी का हत्यारा तुम्हारे यहाँ छुपा हुआ है, तुम हमको उसको रिटर्न कर दो, ठीक है, ये मेरे पिताजी का हत्या कर दिया है। तो इस पे महमूद खिलजी जवाब देता है, मतलब उसको फिर रिटर्न कि जो है हम ऐसा नहीं करेंगे, तुमको नहीं सौंपेंगे ये हथियार। तो राणा कुंभा क्रोधित हो जाते हैं, इनको गुस्सा और हो जाता है। तो गुस्सा हो जाते हैं तो ये युद्ध की घोषणा कर देते हैं मालवा के शासक से, मतलब महमूद खिलजी से। और क्या करते हैं, ये आक्रमण करते हैं मालवा पर कि तुमने मेरे पिताजी के हत्यारे को जो है हमको नहीं सौंपा, तुम पे हम आक्रमण कर रहे हैं, चलो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। तो फिर जैसे युद्ध करते देखते हैं धराधर तीर निकला, एकदम मालवा पे बरस रहा है, एकदम पूरा सेना लेके चल दिया, मालवा से युद्ध हो रहा है, एकदम भारी भरकम युद्ध हुआ, पूरे नरसंहार हुआ इस युद्ध में। ठीक है, किसके चलते? ये इनके पिताजी के चलते मुगल का हत्या कर देता है। महापा परिवार को फिर रिटर्न ये नहीं करते हैं महमूद खिलजी, इसलिए अब युद्ध का घोषणा हुआ, पूरे एकदम नरसंहार हुआ इस युद्ध में। ठीक है, और उसके बाद क्या करते हैं, मालवा को हरा देते हैं पूरे नरसंहार करके। फिर महमूद खिलजी को जो है आकर के पराजित करके युद्धबंदी स्वरूप उसे लाया और मालवा जीतने की स्मृति में कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ का निर्माण कराते हैं। पराजित करके अब क्या किया, उसको जो है पकड़ के ला लिया अपना मेवाड़ महमूद खिलजी को। अब मालवा तो जीत ही लिए, कौन? राणा कुंभा। और उसके स्मृति में, मालवा जीतने के स्मृति में एक स्तंभ का निर्माण हुआ था जो राणा कुंभा ने करवाया था, कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ जानते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार विजय स्तंभ पूछा गया है। तो 1448 ईस्वी में हुआ था। ये तो सब जानते हैं कि विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने कराया, लेकिन इसका वजह क्या था ये बहुत कोई नहीं बताते हैं। तो इसका वजह अभी समझा दिए, इसके अंतर्गत कहानी क्या था कि क्यों ये इस पे जो है अटैक करता है और विजय स्तंभ का उसके बाद निर्माण होता है। तो यहाँ इम्पोर्टेंट बनता है विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया? राणा कुंभा ने। कब? 1448 ईस्वी में। ठीक है, और क्या करते हैं ये राणा कुंभा कि राजस्थान के छोटे छोटे जो राज्य होते हैं, जैसे कोटा, बूंदी, डूंगरपुर, नागपुर, इन सब राज्यों को जो है अपने क्षेत्रों में मिला लेते हैं, मेवाड़ में मिला लेते हैं। ठीक है, और देखिए अब राणा कुंभा के बारे में और भी जानते हैं। कुंभा जो है, राणा कुंभा, ये पिता की भांति जो है संगीत प्रेमी तथा विद्वान था। ठीक है, जिस तरह इसके पिता संगीत प्रेमी थे तो इनको भी जो है संगीत सुनने में आनंद आता था। गुन गुन गुना रे, गुन गुन गुना रे, गुन गुन गुना रे, गाना रे। तो हालांकि मेरा आवाज ठीक नहीं है, नहीं तो हम भी गा के सुना देते। तो ये भी संगीत प्रेमी थे राणा कुंभा, जिस तरह मुगल थे। ठीक है, और वह कुशल वीणा वादक भी थे राणा कुंभा। ठीक है, विद्वान के साथ साथ वे वीणा वादक और संगीतज्ञ भी थे। संगीत शास्त्र में इन्होंने कई ग्रंथ भी लिखे थे खुद से। ठीक है, जो ग्रंथ के देख रहे हैं हम लोग, सिगत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर, सुप्रबंध, ये जो है राणा कुंभा द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। ठीक है, इतने विद्वान थे। और जयदेव का नाम गीत गोविंद के रचनाकार आप जानते होंगे। जयदेव की जो गीत गोविंद के रचनाकार थे, गीत गोविंद पर जो है इन्होंने टीका लिखा। कौन? राणा कुंभा ने, जिस टीके का नाम है रसिक प्रिया। ठीक है, अब आगे देखिए, मेवाड़ के कुल 84 किलों में, अभी मेवाड़ में जो कुल 84 किले बने हुए हैं, उन कुल 84 किलों में 32 किलों का निर्माण जो है राणा कुंभा ने कराया। सोचिए, 84 में से 32 किले राणा कुंभा ने करवाया। ठीक है, जिसमें 2 किला इंपॉर्टेंट है राणा कुंभा द्वारा बनाया गया, जो कि बार बार पूछता है, ये अचलगढ़ का किला और ये कुंभलगढ़ का किला। तो ये दोनों को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, इनके अलावा राणा कुंभा ने मंदिरों, इमारतों, कई सारे सराय और सूर्य मंदिर का निर्माण कराया। ये कोणार्क वाला सूर्य मंदिर नहीं है दोस्तों, तो ये सूर्य मंदिर वो नहीं समझ लीजिएगा। ठीक है,
उसके अलावा सास बहू मंदिर, जो कि सास बहू के नाम से प्रचलित है, मतलब यहाँ सास बहू जाती है लगभग, ठीक है। तो ये बहुत प्रचलित मंदिर है सास बहू का मंदिर। तो इसका भी निर्माण जो है राणा कुंभा ने कराया था। ये राणा कुंभा के निर्माण कार्य हो गए, ठीक है। फिर क्या होता है कि 1473 ईस्वी में इन्हीं के पुत्र, राणा कुंभा के पुत्र उदय सिंह ने इनकी हत्या कर देता है। कब? 1473 ईस्वी में। अब किस लिए? राणा कुंभा तो भली भांति अच्छा काम कर रहा है, ये गद्दी पाने के लिए, ठीक है। उदय सिंह जो है अपने पिता की हत्या कर देता है। किसका? राणा कुंभा का। कब? 1473 ईस्वी में। अब राणा कुंभा तो तब तक अच्छा काम कर रहा होता है, तो जनता एकदम गर्मा जाते हैं, उसका विरोध करने लगते हैं। जैसे ही गद्दी पर बैठने जाता है पूरा एकदम विरोध होने लगता है। तभी क्या होता है, जब जनता का विरोध होने लगता है तो वो गद्दी पर नहीं बैठ जाते हैं। उसी समय उसका छोटा भाई, उदय सिंह का छोटा भाई जो है राजमल, जिसका नाम होता है, वो गद्दी पर बैठते हैं। अब हम लोग यहाँ देखते हैं राजमल के बारे में। तो उदय सिंह तो यहाँ नहीं बैठ पा रहा है, जनता का विरोध हुआ है, तो उस समय जो है उनका छोटा भाई राजमल गद्दी पर बैठते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग राजमल को देखते हैं। अब थोड़ा सा ही है मेवा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए राजमल जो होते हैं ये 1473 से लेकर के 1509 ईस्वी तक रहते हैं, ठीक है। कुल 36 वर्षों तक ये शासन करते हैं, और ये सफल शासक भी होते हैं और सफलतापूर्वक शासन भी करते हैं। क्यों करते हैं? ठीक है, शासन करते हैं, 36 वर्षों तक शासन करते हैं, लेकिन ये अपने समय में कुछ और भी जो है एक्स्ट्रा कुछ काम नहीं करते हैं, क्योंकि जो है इनके पहले जो है मुगल के समय जो सारा काम हो गया था। वही जो है कई सारे सराय मंदिर जो भी निर्माण करना था वो करके चले गए थे, तो इसके समय कुछ खास बचा नहीं था करने के लिए, ठीक है। तो और कुछ खास किए भी नहीं। लेकिन इसके समय जो है शांति व्यवस्था इनके राज में 36 वर्षों तक शासन किया, शांति व्यवस्था बनी रही। क्यों? क्योंकि दिल्ली सल्तनत में भी जो है लोधी वंश का शासन चल रहा था। लोधी वंश में ऐसा कोई शासक नहीं था जो राज्य विस्तार करना तभी जा रहा था। उसमें उस समय जो है कुछ अच्छे शासक भी नहीं थे दिल्ली सल्तनत में। हाँ, लास्ट में इब्राहिम लोदी थे, वो कुछ राज विस्तार करना चाहा, लेकिन उससे पहले जो है कोई नहीं था जो इन पर हमला करते। तो मतलब राज्य के चारों साइड शांति व्यवस्था थी, तो ये अच्छा से 36 वर्षों तक शासन किए, ठीक है। राज्य में 1509 में जो है इनका मृत्यु हो जाता है, ठीक है। और इनके मृत्यु के पश्चात इन्हीं का पुत्र होता है राणा संग्राम सिंह। राणा संग्राम सिंह से आप भली भांति परिचित भी होंगे, जिसको राणा संगा के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इनके पुत्र, किनके? राजमल के पुत्र राणा संग्राम सिंह या राणा संगा शासन करते हैं 1509 से लेकर के 1528 ईस्वी तक। तो ये अपने शासन काल में जो है राणा संगा 3 अभियान चलाते हैं। एक मालवा का अभियान, एक दिल्ली में अभियान और एक गुजरात का अभियान। इन अभियानों के फलस्वरूप क्या होता है, देखिए 1517 से 1518 ईस्वी में घाटोली का युद्ध होता है, ठीक है। तो ये दिल्ली अभियान में होता है, क्योंकि राणा संगा और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध होता है, ठीक है। तो ये दिल्ली अभियान के लिए होता है। तो राणा संगा और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध होता है, जिसमें इब्राहिम लोदी हार जाता है और राणा संगा जीत जाता है, ठीक है। तो इसी समय राणा संगा जब घाटोली का युद्ध जीत जाते हैं, तो दिल्ली का कुछ क्षेत्र पर जो है थोड़ा बहुत कब्जा कर लेते हैं राणा संगा। उसके बाद दूसरा युद्ध होता है, दूसरे अभियान में खानवा का युद्ध होता है 1527 ईस्वी में, जो कि राणा संगा और बाबर के बीच होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि राणा संगा हार जाते हैं और बाबर जीत जाते हैं। तो यहाँ देखिए, उधर बाबर इब्राहिम लोदी पे हमला किया था, मतलब दिल्ली सल्तनत पे। उधर दिल्ली सल्तनत में इब्राहिम लोदी को हरा दिया था बाबर, इधर राणा संगा को हरा देता है बाबर, ठीक है। तो अब पूरे बाबर जो है अब मुगल वंश की नींव रख देता है और दिल्ली सल्तनत पे अपना शासन, मुगल वंश का स्थापना करता है और अपना शासन सत्ता चलाते हैं। इधर राणा संगा, उधर इब्राहिम लोदी। राणा संगा दिल्ली के कुछ क्षेत्र पर कब्जा किया था, उन क्षेत्रों को जीत लिया बाबर, और इब्राहिम लोदी जो दिल्ली सल्तनत पे पूरा राज करता था उसको जीत लिया। तो पूरे सत्ता किसके हाथ में चला गया? बाबर।
वो जो आप वीडियो देखे थे पीछे, वहां से आकर के देखिए, यहाँ से आकर देखिए, दोनों मिल गया एक जगह। मतलब यहाँ राणा संगा को हराया और वहां इब्राहिम लोदी को हराया। अब पूरे शासन सत्ता बाबर के हाथ चले जाता है। लेकिन एक बात देखिए, मुगल बादशाह जहांगीर के काल में मेवाड़ ने मुगल आधिपत्य स्वीकार करा लिया। फिर भी जो मेवाड़ क्षेत्र थे वो अपना आपको जो है अधीन नहीं मानते थे मुगल वंश के, ठीक है। फिर भी अधीन नहीं माने थे, वो मुगल वंश के अधिपत्य नहीं हुए थे। जब मुगल बादशाह जहांगीर का समय आया, तो जब जहांगीर शासन कर रहे थे मुगल वंश में, उस समय जाकर के मेवाड़ जो है आधिपत्य स्वीकार कर लिया कि हम आपके अधीन हैं, ठीक है। दोस्तों यहाँ मेवाड़ में कुछ एक महाराणा प्रताप का बात किए थे, तो महाराणा प्रताप का इसमें चर्चा नहीं किया अभी तक, ठीक है। यही है आपका मेवाड़। महाराणा प्रताप का बात बचा, तो महाराणा प्रताप का चर्चा जो हम लोग एक अलग वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो अलग सा वीडियो होगा महाराणा प्रताप का, जो कि आपको मिल जाएगा, जब कई वीर शासक जैसे अशोक, ठीक है, अकबर, सबका अलग अलग चर्चा करेंगे, तो उनमें आपको महाराणा प्रताप के बारे में मिल जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ समझ लिए होंगे कि दिल्ली सल्तनत पे भावर आ गया, इधर दिल्ली सल्तनत पे थोड़ा कब्जा कर लिया था राणा संगा, यहाँ हराया और इब्राहिम लोदी को हराया, ठीक है दोस्तों। तो अब यहाँ तक आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो आगे अब कल हम लोग अगला प्रांतीय राज पढ़ेंगे, हम लोग खानदेश या मालवा को, ठीक है। आज पिछला वीडियो में हम लोग जौनपुर को पढ़े थे, आज का वीडियो में हम लोग मेवाड़ को पढ़े। अब अगला वीडियो में हम लोग मालवा तथा खानदेश को पढ़ेंगे। फिर एक स्वतंत्र राज्य बच जाएगा कश्मीर, फिर कश्मीर पर चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोग सूफी आंदोलन, चिश्ती आंदोलन को पढ़ेंगे। फिर यहाँ जो बाबर दिल्ली सल्तनत पे कब्जा करके मुगल वंश का नींव रखा है, मुगल वंश का स्थापना किया है, तो मुगल वंश आ जाएगा और मुगल वंश के बारे में हम लोग बात करेंगे दोस्तों, ठीक है। बने रहिए हमारे साथ, आपका बहुत हेल्प किया जाएगा। यदि आपको कोई गलती मतलब समझ में नहीं आ रहा है या कोई परेशानी हो रही है, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, ताकि हम फिर से आकर के उस चीज को यहाँ समझाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। आपको पर्सनल समझाने का कोशिश करेंगे। तो आप हमारे इंस्टाग्राम हो, फेसबुक आईडी हो या यूट्यूब पे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन लिख सकते हैं। कहीं परेशानी होता है तो आप कर सकते हैं, बेफिक्र रहिए, हम आपके साथ हैं, बने रहिए। थैंक यू।